हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओमनी जीएस एकेडमी। मैं हूँ प्रियंका और आज की इस वीडियो में हम एसएससी सीजीएल 2026 के लिए एजुकेटिव बेस्ड जीके का क्लास 16 करने वाले हैं, जहां पर हम 25 एमसीक्यूज करते हैं और इसी के थ्रू सारी चीज़ों को रिवाइज करते हैं। सभी क्लासेस के साथ में यहाँ पर हम 5 से भी ज़्यादा करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं, जिससे कि आपका स्टैटिक पोर्शन और करंट अफेयर्स दोनों ही साथ में रिवाइज हो जाए। तो इसी वजह से अगर आप सीजीएल 2026 का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो इसके लिए हम 46 प्रैक्टिस सेट करेंगे, जो कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा। और अगर आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइएगा और क्लास 1 से स्टार्ट करिएगा, क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट हम क्लास 1 से ही डिस्कस करते हुए आ रहे हैं, तो एक ही चीज़ को बार बार हम सभी क्लासेस में डिस्कस नहीं करते। तो इस वजह से क्लास 1 से देखिएगा। और ये सारी चीज़ें जो हैं ये एसएससी सीजीएल सीएचएसएल 2026 के एक्सक्लूसिव बैच का पार्ट है, जहां पर क्लासेस आपको यूट्यूब पर मिलेंगी, पर ये जो नोट्स होते हैं, स्टडी मटेरियल होता है, ये आपको सेपरेट ग्रुप में दिया जाता है। आई होप मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं। चलिए यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है, द फेस्टिवल ऑफ भगोरिया बिगिंस 7 days बिफोर विच हिंदू फेस्टिवल। यहाँ पे कहने कि भगोरिया फेस्टिवल जो है ये किस हिंदू त्योहार के 7 दिन पहले शुरू होता है। डीप में क्वेश्चन पूछा गया है। राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी, होलिका दहन के 7 days पहले ये जो भगोरिया फेस्टिवल है ये स्टार्ट होता है। अब यहाँ से आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भगोरिया फेस्टिवल है कहाँ का, तो ये फेस्टिवल है मध्य प्रदेश का, और इसी के थ्रू अब हम मध्य प्रदेश के सारे फेस्टिवल्स को रिवाइज करेंगे, वो भी डिटेल में। यहाँ से अब हम बात करेंगे खजुराहो डांस फेस्टिवल की, जो कि ऑलरेडी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। इसको जो है फेब में मनाया जाता है और इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है बाय द मध्य प्रदेश कला परिषद। तो मध्य प्रदेश कला परिषद के द्वारा इसको ऑर्गेनाइज करते हैं। और यहाँ पे जो क्लासिकल डांस का परफॉर्मेंस होता है ये चित्रगुप्त और विश्वनाथ टेम्पल के पास में होता है, यानी कि बैकग्राउंड में ये टेम्पल होगा और उसी के आगे डांसर्स जो है अपना परफॉर्मेंस देते हैं। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। चित्रगुप्त टेम्पल जो है ये सन गॉड को डेडिकेटेड होता है और विश्वनाथ टेम्पल जो है ये लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है। नेक्स्ट यहाँ पे है तानसेन समारोह, जो कि ग्वालियर में दिसंबर में मनाया जाता है। इट इज़ हेल्ड एट द टॉम्ब ऑफ द तानसेन इन बेहात ग्वालियर। तो ये जो तानसेन का टॉम्ब है वहाँ पर होस्ट किया जाता है। और एक चीज़ आप यहीं से याद रखेंगे, तानसेन सम्मान जो कि मध्य प्रदेश का स्टेट लेवल अवार्ड है, ये इसी समारोह के टाइम पर प्रेजेंट किया जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि तानसेन सम्मान किस स्टेट का अवार्ड है, तो ये मध्य प्रदेश का अवार्ड है। अगला यहाँ पे है लोक रंग फेस्टिवल। लोक रंग फेस्टिवल काफ़ी डीप में एग्जाम में पूछा हुआ है। यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि लोक रंग को भोपाल में मनाते हैं। 26 जनवरी को ये स्टार्ट होता है और ये 5 डे का फेस्टिवल है। ये 5 डे एग्जाम में पूछा हुआ है। इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है आदिवासी लोक कला अकेडमी के द्वारा, जहाँ पर मध्य प्रदेश का कल्चर डिपार्टमेंट भी होता है। नेक्स्ट यहाँ पे है अखिल भारतीय कालिदास समारोह। ये उज्जैन में मनाया जाता है। जो संस्कृत पोएट हैं कालिदास, उनको यहाँ पर रिमेंबर किया जाता है। इसके फीचर्स की बात करें तो इस समारोह के टाइम पर संस्कृत नाटक, पोइट्री, रिसाइटल और रिसर्च प्रेजेंट किया जाता है, जो कि संस्कृत में होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आता है मालवा उत्सव। ये इंदौर और उज्जैन दोनों जगहों पर मनाए जाते हैं। ये स्टेट लेवल के एग्जाम में पूछा हुआ था। इट सेलिब्रेट्स द कल्चर एंड फूड ऑफ द मालवा रीजन। इसमें जो है मालवा रीजन का कल्चर और फूड जो है उसको सेलिब्रेट करते हैं। इट इज़ फेमस फॉर इट्स शिल्प बाजार। ये अपने शिल्प बाजार के लिए फेमस होता है। यहाँ पे जो कंट्री के आर्टिजन्स होते हैं वो अपने क्राफ्ट को डिस्प्ले करते हैं। क्वेश्चन में आपसे जो फेस्टिवल पूछा गया था वो था भगोरिया फेस्टिवल, जिसको हम भगोरिया हाट फेस्टिवल भी कहते हैं। ये सेलिब्रेट किया जाता है भील, भिलाला एंड पटेलिया ट्राइब्स के द्वारा। ये अभी नहीं पूछा गया है, पूछा जा सकता है। इट टेक्स प्लेस 7 days बिफोर होली। ये होली के 7 days पहले स्टार्ट होता है।
It is a harvest festival where young men and women traditionally choose their life partner. तो ये एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है, लेकिन यहाँ पे जो मेन एंड वुमेन होते हैं वो अपने लाइफ पार्टनर्स को भी चूज़ करते हैं, ऐसी यहाँ पर परंपरा है। नेक्स्ट यहाँ पे आता है मदाई फेस्टिवल। बस्तर रीजन में मनाया जाता है। प्राइमरीली इसको गोंड ट्राइब के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है एंड इट इन्वॉल्व्स दी वर्शिप ऑफ गॉडेस दंतेश्वरी। यहाँ पर गॉडेस दंतेश्वरी की पूजा की जाती है, तो ये पूछा हुआ है। चेतियागिरी विहार फेस्टिवल जो है सांची में मनाया जाता है नवंबर के टाइम पर। ये एक बुद्धिस्ट फेस्टिवल है जहाँ पर सरीपुत्र एंड महामोगलाना जो कि बुद्धा के डिसाइपल थे, उनके रिलिक्स यानी कि अवशेषों को पब्लिक में डिस्प्ले किया जाता है, तो ये पूछा जा सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे करम फेस्टिवल है। बहुत सारे स्टूडेंट को कन्फ्यूज़न हो जाएगी कि करम फेस्टिवल तो हम झारखंड में मनाते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि इंडिया में 7 स्टेट्स ऐसे हैं जहां पर कर्म या कर्मा फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। तो मध्य प्रदेश में भी इसको सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन ऑप्शन में अगर झारखंड लिखा होगा तो पहले आप उसी को प्रायोरिटी देंगे। ये जो करम फेस्टिवल है इसको मनाया जाता है गोंड, ओरान एंड बैगा ट्राइब के द्वारा। इट इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन दी 11th डे ऑफ दी ब्राइट मून, यानी कि इसको एकादशी के दिन मनाते हैं भाद्र मंथ में, और यहाँ पर प्रॉस्पेरिटी एंड नेचर का वर्शिप किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे है सिम्हस्ता कुंभ मेला। उज्जैन में इसको मनाया जाता है और ये शिप्रा रिवर के किनारे ऑर्गेनाइज किया जाता है। हर 12 साल पे एक बार इसको मनाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे ये जो फेस्टिवल है ये स्टेट पीसीएस के एग्जाम्स में पूछा गया है। आलामी तबलीगी इज़्तिमा ये भोपाल में मनाते हैं फॉर 3 डेज, यानी 3 दिनों का ये फेस्टिवल होता है जहाँ पर इस्लामिक कम्युनिटी के लोग इकट्ठा होते हैं। ये 3rd लार्जेस्ट इस्लामिक स्पिरिचुअल कॉन्ग्रेगेशंस है पूरे वर्ल्ड में। अगला यहाँ पे याद रखिएगा रंग पंचमी, ये इंदौर में मनाते हैं और ये सेलिब्रेट होता है आफ्टर 5 डेज ऑफ होली। होली के 5 दिनों के बाद इसको मनाते हैं, तो ये भी पूछा जा सकता है। यहाँ पर गैर या फिर गेर जो म्यूजिकल प्रोसेशंस होते हैं उसको निकाला जाता है, तो इम्पॉर्टेंट यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पे हमने सारे इम्पॉर्टेंट जो फेस्टिवल्स हैं उसको कवर कर लिया है। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो यहीं से पूछा जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग मुगल टॉम्ब्स डेविएट्स फ्रॉम द टिपिकल स्क्वायर हस्त बिहिस्त 8 पार्ट लेआउट। यहाँ पे कहने कि कौन सा मुगल मकबरा विशिष्ट वर्गाकार हस्त बिहिस्त लेआउट से अलग है, यानी जो भी मुगल टाइम पे टॉम्ब्स बनाए जाते थे वो 8 पार्ट लेआउट वहाँ पर होता था, लेकिन कौन सा ऐसा मुगल टॉम्ब बनाया गया जहाँ पर ये स्क्वायर वाला फीचर देखने को नहीं मिला। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी। अकबर का जो टॉम्ब है सिकंदरा में वो यहाँ पर देखने को नहीं मिला। अब यहाँ से हम रिवाइज करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट रूलर्स और उनके टॉम्ब के लोकेशन की, किसने उसको बनवाया ये भी यहाँ पर हम जानेंगे। तो सबसे पहले मुगल डायनेस्टी के जो रूलर्स हैं उनकी बात कर लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले बाबर का नाम आएगा जिसने मुगल डायनेस्टी की स्थापना की थी। बाबर का जो मकबरा है वो प्रेजेंट टाइम में काबुल अफगानिस्तान में है। ओरिजिनली ये जो बाबर का मकबरा था वो आराम बाग आगरा में बनवाया गया था, लेकिन बाद में इसको बाग ए बाबर यानी कि काबुल में इसको मूव कर दिया गया। अगर स्टाइल की बात करेंगे तो ये 4 बाग स्टाइल में है, जो कि पर्शियन स्टाइल 4 क्वाड्रेंट गार्डन यहाँ पर बनाए जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हुमायूं है। हुमायूं का जो मकबरा है ये दिल्ली में लोकेटेड है। मुगल पर्शियन स्टाइल में यहाँ पर बनाया गया है और ये फर्स्ट गार्डन टॉम्ब है इंडियन सब कॉन्टिनेंट का। डबल डोम फीचर भी यहाँ पर आपको पहली बार देखने को मिलेगा मुगल के टाइम पर। अभी इसके आगे भी हम देखेंगे डबल डोम जो फीचर है ये पहले भी बनाया गया था, लेकिन वो परफेक्ट नहीं था। जब हुमायूं का टॉम्ब बना तो यहाँ पर डबल डोम वाला फीचर काफ़ी परफेक्ट तरीके से बनाया गया। अगर आपसे पूछा जाए कि हुमायूं के टॉम्ब को किसने बनवाया, तो इसको बनवाया था बीगा बेगम ने, जिनको हाजी बेगम भी कहते हैं। ये हुमायूं की पहली वाइफ थी। चीफ आर्किटेक्ट यहाँ पर थे मिराक मिर्ज़ा गियास। और ये जो मकबरा है इसको प्रीकर्सर टू द ताजमहल भी कहा जाता है।
नेक्स्ट यहाँ पे रूलर है अकबर। अकबर का जो टॉम्ब है वो सिकंदरा आगरा में लोकेटेड है और ये इंडो इस्लामिक स्टाइल में बना हुआ है। ये ब्लेंड है बुद्धिस्ट, हिंदू एंड इस्लामिक फीचर्स का और यहाँ पे ये यूनिक है क्योंकि इसमें डोम देखने को नहीं मिलेगा। इट लैक्स ए डोम। इसको बनवाया किसने था? तो इसको अकबर ने खुद ही स्टार्ट कराया था। बाद में इसको अकबर के सन जहांगीर के द्वारा 1613 में कंप्लीट करा दिया जाता है। अकबर के बाद यहाँ पर अब जहांगीर का टाइम आता है। जहांगीर का जो टॉम्ब है ये है शाहदारा लाहौर में, जो कि प्रेजेंट टाइम में पाकिस्तान में है। इसको भी पर्शियन स्टाइल में बनाया गया है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया है पिट्रा ड्यूरा आर्ट का एंड फ्रेस्कोस का। इसको किसने बनवाया? तो इसको बनवाया था शाहजहां ने, लेकिन कहीं कहीं पर यह दिया गया है कि इसके पीछे मेन आइडिया था नूरजहां का, जो कि जहांगीर की वाइफ थी। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए तो आप शाहजहां आंसर मार्क कर सकते हैं। अगर इनका नाम ऑप्शन में नहीं है तो आप नूरजहां भी आंसर मार्क कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे शाहजहां है। शाहजहां के टॉम्ब की अगर हम बात करें तो ताजमहल आगरा में लोकेटेड है। मुगल स्टाइल में बना हुआ है, जब मुगल आर्ट अपने जेनिथ यानी कि पीक पर था। प्योर वाइट मार्बल का ये बना है। पिट्रा ड्यूरा का यहाँ पर यूज़ किया गया है और बल्बस डोम का भी यूज़ हुआ है। अगर पूछा जाए कि शाहजहां का टॉम्ब किसने बनवाया, तो शाहजहां ने खुद इसको बनवाया था, पहले मुमताज़ महल के लिए, लेकिन जब शाहजहां की डेथ होती है तो इसको भी मुमताज़ महल के साइड में ही यहाँ पर बरी कर दिया जाता है। तो औरंगजेब ने बरी किया था, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। औरंगजेब के अगर हम टॉम्ब की बात करें तो ये खुलदाबाद महाराष्ट्र में लोकेटेड है। औरंगजेब का टॉम्ब काफ़ी सिंपल स्टाइल में बनाया गया है, क्योंकि औरंगजेब ने अपनी डेथ से पहले ही कह दिया था कि मेरा जो टॉम्ब होगा वो काफ़ी सिंपल होगा। तो इसी वजह से आजम शाह के द्वारा काफ़ी सिंपल टॉम्ब बनाया गया था खुलदाबाद महाराष्ट्र में। इसके अलावा दिलरास बानो बेगम की बात करें, जिसके लिए बीबी का मकबरा टॉम्ब है, ये औरंगाबाद में बनाया गया है मुगल स्टाइल में और इसको कहा जाता है ताज ऑफ द डेक्कन। किसने बनवाया? तो इसको कमीशन किया गया था औरंगजेब के द्वारा। इसी वजह से कई बार एग्जाम में आंसर मार्क किया जाता है कि औरंगजेब ने बीबी का मकबरा बनाया, लेकिन जो एक्चुअल कंस्ट्रक्शन है वो सुपरवाइज किया गया था आजम शाह के द्वारा, जो कि औरंगजेब का सन था। इसके बाद यहाँ पर हम दिल्ली सल्तनत और बाकी के जो रूलर्स हैं उनके टॉम्ब की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पर स्लेव डायनेस्टी के फाउंडर कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम है। कुतुबुद्दीन ऐबक का टॉम्ब लाहौर पाकिस्तान में है। अर्ली इंडो इस्लामिक स्टाइल में बनवाया गया और इल्तुतमिश के द्वारा बनवाया गया था। नेक्स्ट यहाँ पे रूलर इल्तुतमिश आता है। इसके टॉम्ब की बात करें तो ये कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स दिल्ली में लोकेटेड है। सल्तनत स्टाइल में बनाया गया है और ये वन ऑफ द फर्स्ट इंडियन टॉम्ब्स है जहाँ पर स्क्विंच सिस्टम का यूज़ किया गया है फॉर द डोम। स्क्विंच सिस्टम डोम बनाने का एक अलग से स्टाइल है, बहुत डीप में आपको नहीं जानना, लेकिन आप ये लाइन ध्यान में रख सकते हैं। पूछा जाए कि किसने बनवाया था तो इल्तुतमिश ने अपने डेथ के कुछ टाइम पहले ही इसको बनवा दिया था। अगला यहाँ पे आता है गयासुद्दीन बलबन। इल्तुतमिश का जो टॉम्ब है ये बनवाया गया था 1235 में इल्तुतमिश के द्वारा। यहाँ पर ये वाली लाइन नहीं होगी। गयासुद्दीन बलबन के टॉम्ब की बात करें तो ये मेहरौली दिल्ली में लोकेटेड है और ये फर्स्ट ट्रू आर्च बनाया गया है इंडिया में पहली बार। तो ये क्वेश्चन स्टेट पीसीएस के एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट यहाँ पे गयासुद्दीन तुगलक है। इसके टॉम्ब की बात करेंगे तो ये तुगलकाबाद दिल्ली में लोकेटेड है और इसको बनवाया था मुहम्मद बिन तुगलक ने। अगला यहाँ पे शेर शाह सूरी का नाम आएगा, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है इनका टॉम्ब। एग्ज़ाम में कई बार रिपीट किया गया है कि शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ पर लोकेटेड है, तो ये सासाराम बिहार में लोकेटेड है। इंडो अफगान स्टाइल में बनाया गया है और ये ऑक्टागोनल टॉम्ब है जो कि एक आर्टिफिशियल लेक के बीच में बनाया गया है। इसको बनवाया किसने था तो इसको मीर मुहम्मद अलीवल खान ने बनवाया था शेर शाह सूरी के ऑर्डर्स पर, यानी कि पहले के लोग अपनी डेथ से पहले ही अपने टॉम्ब को बनवा देते थे, ऐसा आप मान सकते हैं। सिकंदर लोदी का जो टॉम्ब है ये लोदी गार्डन्स दिल्ली में लोकेटेड है।
लोधी स्टाइल में ये बना हुआ है और ये फर्स्ट टॉम्ब है इंडिया का जहाँ पर डबल डोम देखने को मिलेगा। अब आपको कन्फ्यूज़न ना हो तो मैं आपको बता दूं कि ये जो है पहली बार यहाँ पर डबल डोम बनाया गया, पर ये परफेक्ट नहीं था। लेकिन जब हुमायूं का टॉम्ब बना था तो वहाँ पर परफेक्ट तरीके से डबल डोम का यूज़ किया गया, उसको बनाया गया। आगे बढ़ेंगे। इसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि किसने बनवाया था सिकंदर लोदी का टॉम्ब, तो ये इब्राहिम लोदी ने बनवाया था। अगला यहाँ पर अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। रीड दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स केयरफुली। स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दिया गया है, पढ़ करके करेक्ट वाला स्टेटमेंट बताना है। पहले स्टेटमेंट में लिखा हुआ है द सील्स ऑफ द हड़प्पन कल्चर वर मेड यूजिंग लोकली फाउंड स्टीएटाइट। यहाँ पे कह रहे हैं कि हड़प्पा संस्कृति की जो मुहरें होती थी वो स्टीएटाइट का उपयोग करके बनाई जाती थी। दूसरा स्टेटमेंट लिखा हुआ है These seals often feature animal motifs and undeciphered script symbol। यहाँ पे कह रहे हैं कि ये जो सील होता है यहाँ पर एनिमल मोटिव बनाए जाते थे, यानी कि जानवरों की आकृतियाँ बनाई जाती थी, और यहाँ पे जो स्क्रिप्ट लिखा गया है उसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। यहाँ पे स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दोनों ही बिल्कुल करेक्ट दिया गया है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर बनेगा। बोथ 1 एंड 2 आर करेक्ट। अब यहाँ से हम इंडस वैली सिविलाइजेशन को रिवाइज करेंगे, जिसको कि हड़प्पन सिविलाइजेशन कहते हैं, क्योंकि हड़प्पा पहली साइट थी जिसको डिस्कवर किया गया था। सबसे पहले यहाँ पर बेसिक्स की बात करेंगे। तो मैंने आपको एंशियंट हिस्ट्री में बताया है कि ये जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है ये 4 to 5 फेजेस में डेवलप होता है। तो अगर हम इसके टाइम पीरियड की बात करेंगे तो 2500 BC से लेके 1750 BC तक इसका मैच्योर फेज होता है। इसकी डिस्कवरी किसने की थी? तो फर्स्ट इसको डिस्कवर किया गया था 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा। उन्होंने हड़प्पा जो साइट है उसको डिस्कवर किया, इसी वजह से इसका नाम हड़प्पन सिविलाइजेशन रखा गया। ये एक ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन था और अर्बन यानी कि सिटी बेस्ड सिविलाइजेशन था। नेक्स्ट अगर हम जियोग्राफिकल एक्सटेंट की बात करें, यानी कि ये जो सिविलाइजेशन है ये किस तरीके से एक्सटेंडेड था, यानी कि ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ में किस तरीके से ये एक्सटेंडेड था, ये अगर आपसे पूछा जाए तो वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट था सुतका किंडोर, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट था आलमगीरपुर, नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट मांडा हो जाएगा, सदर्न मोस्ट पॉइंट दायमाबाद हो जाएगा। तो ये भी जो पॉइंट होते हैं पूछे जाते हैं एग्जाम में। यहाँ से आप ये भी ध्यान रखिएगा कि ये जो सिविलाइजेशन है ये रफली ट्रायंगुलर शेप का था, अभी तक आई थिंक एग्जाम में नहीं पूछा गया है। इसके आगे यहाँ पर हम कुछ अर्बन फीचर्स की बात करेंगे। तो यहाँ पर आपको ग्रिड सिस्टम देखने को मिलेगा। जो भी स्ट्रीट होता था वो एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल्स पर कट करते थे। ड्रेनेज सिस्टम की बात करेंगे तो यहाँ पर एडवांस्ड कवर्ड ड्रेनेज सिस्टम देखने को मिला, जो कि बर्न्ड ब्रिक्स, मोटर एंड जिप्सम का यूज़ करके बनाए गए थे। कई बार पूछा जाता है कि किसका यूज़ किया गया था, तो मोटर एंड जिप्सम का यूज़ किया गया। हड़प्पा सिविलाइजेशन की जो भी सिटीज़ थीं वो 2 पार्ट में डिवाइडेड थीं। अपर टाउन जो होता था उसको सिटाडेल कहते थे, जहाँ पर रूलिंग क्लास के लोग रहा करते थे। नीचे वाला जो टाउन था उसको लोअर टाउन कहते थे। ये कॉमनर्स यानी कि कॉमन लोगों के रहने के लिए होता था। इसके आपको 2 एक्सेप्शन भी देखने को मिलेंगे। धोलावीरा एक ऐसा यहाँ पर साइट मिला जो कि 3 पार्ट में डिवाइडेड था। यहाँ पर मिडिल टाउन भी देखने को मिला। इसके अलावा चनहुदड़ो की बात करें तो यहाँ पर सिटाडेल नहीं था। तो ये 2 एक्सेप्शन एग्जाम में रिपीट किए जाते हैं। यहाँ पे जो ब्रिक्स यानी कि जो ईंटें यूज़ किए गए थे वो 4:2:1 के रेशियो में यहाँ पर यूज़ किया गया था। इसके अलावा एग्ज़ाम का फोकस ये भी होता है कि कौन कौन से मेजर साइट यहाँ पर मिले। तो सबसे पहला साइट हड़प्पा मिला था, जो कि रावी रिवर के किनारे लोकेटेड हो जाएगा पाकिस्तान में। यहाँ पे 6 ग्रैनरीज मिला था। यहाँ पे एक रो में 6 ग्रैनरीज थी और जो दूसरा रो था यहाँ पर भी 6 ग्रैनरीज थी। तो टोटल यहाँ पर 12 ग्रैनरीज देखने को मिला। स्टोन सिंबल यहाँ पे मिला था लिंगम एंड योनी का, और ये जो है हायर एग्जाम्स में पूछा हुआ है।
यहाँ पर सिमेट्री H एंड R37 बरियल साइट भी देखने को मिला। वैसे ये सारी चीज़ें अगर आपने सब्जेक्ट कवर किया होगा तो सारी चीज़ें आपको यहाँ से पता होंगी, हम केवल इसको रिवाइज कर रहे हैं दोबारा से। मोहनजोदारो साइट की बात करेंगे तो मोहनजोदारो का मीनिंग होता है माउंड ऑफ द डेड, हिंदी में इसको कहा जाता है मृतकों का टीला। ये इंडस रिवर के किनारे मिला, पाकिस्तान में लोकेटेड है। यहाँ पर ग्रेट बाथ मिला था। यहाँ पे जो फ्लोर था ग्रेट बाथ का वो बर्न्ट ब्रिक्स का यूज़ किया गया था, जिसको बिटुमिन यानी कि नेचुरल टार एंड जिप्सम में सेट किया गया जिससे कि लीकेज ना हो। तो ये जो नेचुरल टार है, जिप्सम है, ये पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। एक एग्ज़ाम में इसका डायमेंशन भी पूछा गया था। ये जो ग्रेट बाथ है ये 12 मीटर लॉन्ग था, 7 मीटर वाइड एंड 2.4 मीटर्स डीप था। यहाँ पे ये जो ग्रेट बाथ है ये लार्जेस्ट पब्लिक प्लेस हो जाएगा, लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन का लार्जेस्ट बिल्डिंग अगर पूछा जाएगा तो वो ग्रेट ग्रैनरी हो जाएगा। ब्रॉन्ज की डांसिंग गर्ल स्टैचू भी मोहनजोदारो से मिला। प्रीस्ट किंग का स्टैचू भी यहीं से मिला। मदर गॉडेस का टेराकोटा फिगर जो है वो भी यहाँ से ही मिला। इसके अलावा पशुपति महादेव सील भी यहीं से मिला है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि डांसिंग गर्ल का स्टैचू किस चीज़ का बना था, तो ये ब्रॉन्ज का बना था। इसके अलावा लोथल की बात अगर हम करेंगे तो ये भोगावा रिवर के किनारे लोकेटेड हो जाएगा गुजरात में। इसको मैनचेस्टर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कह देते हैं। ये फर्स्ट आर्टिफिशियल डॉक यार्ड था पूरे वर्ल्ड का। यहाँ पर कौन सी चीज़ें मिली हैं, तो यहाँ पर राइस हस्क मिला है। डबल बरियल देखने को मिला जहाँ पर मेल एंड फीमेल को एक साथ में बरी किया गया था। अगला यहाँ पे है काली बंगन, जिसका मीनिंग होता है ब्लैक बैंगल्स। ये घग्गर रिवर के किनारे राजस्थान में लोकेटेड हो जाएगा। यहाँ पर अर्लीस्ट एविडेंस मिला है प्लव्ड फील्ड का, यानी कि जुते हुए खेत का एविडेंस यहाँ पर देखने को मिला। फायर अल्टर्स भी यहाँ पर मिले हैं। इसके अलावा जो NDA CDS वगैरह का एग्ज़ाम होता है तो यहाँ पर बीड मेकिंग फैक्ट्रीज़ के बारे में कई बार पूछा गया है। बीड मेकिंग फैक्ट्रीज़ देखने को मिलेगी चनहुदड़ो एंड लोथल में। नेक्स्ट यहाँ पे आ जाता है धोलावीरा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन 2025 के SSC के एग्ज़ाम्स में पूछा गया था कि ये यूनिक था क्योंकि यहाँ पर वाटर रिजर्वॉयर सिस्टम देखने को मिला। धोलावीरा में 16 मैसिव रिजर्वॉयर मिले थे जो कि स्टोन को कार्व करके बनाए गए थे। यहाँ पर एक इंस्क्रिप्शन भी मिला था जहाँ पे 10 लार्ज साइज्ड के साइन मिले थे, यानी कि एक साइन बोर्ड। ये क्वेश्चन SSC GD 2021 के एग्ज़ाम में पूछा गया। राखी गढ़ी की बात करेंगे तो ये लार्जेस्ट साइट हो जाएगा इंडस वैली सिविलाइजेशन का, लेकिन अगर आपसे लार्जेस्ट बिल्डिंग पूछेगा तो वो हो जाएगा ग्रेट ग्रैनरी। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम इकोनॉमी, एग्रीकल्चर एंड ट्रेड की बात करें तो सबसे यूनिक पॉइंट यहाँ पर ये आता है कि ये फर्स्ट थे जिन्होंने कॉटन को प्रोड्यूस किया था पूरे वर्ल्ड में। ग्रीक्स ने कॉटन को सिंडॉन कहा था। क्रॉप्स यहाँ पे मेजर कौन कौन से थे, तो वीट और बार्ले यहाँ पर मेन क्रॉप्स थे। इसके अलावा पीस, मस्टर्ड एंड सेसमे भी यहाँ पर प्रोड्यूस किए जाते थे। ट्रेड अगर पूछा जाए कि ये इंडस वैली के लोग किससे ट्रेड करते थे, तो ये मेसोपोटामिया जो है सुमेरिया, उनसे ट्रेड करते थे। और जो मेसोपोटामियन लोग थे वो इंडस वैली सिविलाइजेशन को मेलुहा कहा करते थे। वेट एंड मेजर्स की बात करेंगे तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में बाइनरी सिस्टम का यूज़ किया गया था, जैसे कि 1, 2, 4, 8 इस तरीके से। डेसिमल सिस्टम का भी यूज़ किया गया। मोस्टली यहाँ पे जो चीज़ें थी वो 16 का मल्टीपल में कंसीडर की जाती थी। इसके अलावा एक क्वेश्चन ये भी आता है कि ये किस रिलीजन को मानते थे, तो इसके लिए कोई स्पेसिफिक चीज़ें क्लैरिफाइड नहीं हैं। यहाँ पे एविडेंस मिला है मदर गॉडेस का, तो ये मातृ देवी की पूजा करते थे जो कि फर्टिलिटी को सिंबलाइज करती हैं। पशुपति शिवा यानी कि एनिमल गॉड ये मानते थे पशुपति शिवा को, उनकी पूजा करते थे। प्रोटोटाइप शिवा का जो सील मिला है वो सराउंडेड है 4 एनिमल्स से, जहाँ पर एलिफेंट, टाइगर, राइनो एंड बफेलो हैं। यहाँ पे 2 डियर भी हैं उनके फीट यानी कि पैरों के पास में। एनिमल्स की बात करेंगे तो बुल, यहाँ पे हम्प्ड बुल का एविडेंस मिला है। आयरन के बारे में ये लोग नहीं जानते थे
और ये स्टेटमेंट देखने में बहुत सिंपल है, लेकिन बड़े बड़े एग्ज़ाम में ये चीज़ें लिख के दे दी जाती हैं और वहाँ पे ध्यान नहीं जाता। तो आयरन ये लोग नहीं जानते थे, ये ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन था। इसके अलावा हॉर्स यहाँ पे रेगुलर एनिमल नहीं था, हॉर्स के बारे में भी ये लोग नहीं जानते थे, क्योंकि इसका एविडेंस केवल और केवल सुरकोटदा में मिला है और वो भी अपर लेयर में पाया गया। तो इस वजह से माना जाता है कि आईवीसी के लोग हॉर्स के बारे में नहीं जानते थे, बाद में यहाँ पे हॉर्सेस का एविडेंस आया होगा। स्क्रिप्ट की बात करें, यानी कि ये किस तरीके से चीज़ों को लिखा करते थे, तो सबसे पहले तो याद रखिएगा कि इनका स्क्रिप्ट बोस्टोफेडॉन था, यानी कि ये राइट टू लेफ्ट एंड देन लेफ्ट टू राइट लिखा करते थे। ये अभी तक अनडिसाइफर्ड है, यानी कि अभी तक इसको पढ़ा नहीं जा सका है। सील्स की अगर हम बात करेंगे तो मोस्टली यहाँ पे स्टीएटाइट का स्टील बनाया गया है, जो कि सॉफ्ट स्टोन होता था और ये स्क्वायर या फिर रेक्टेंगुलर शेप में बनाए जाते थे। तो ये एक ब्रीफ रिवीजन है इंडस वैली सिविलाइजेशन का। यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में ऑलरेडी पूछे गए हैं, वही सारी चीज़ें मैंने मेंशन की हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। इन राग विबोध पंडित सोमनाथ डिफाइंड ए राग थ्रू देवमाया स्वरूप इथोस, विच ऑफ द फॉलोइंग डिनोट इट्स टोनल स्ट्रक्चर। कह रहे हैं कि राग विबोध में पंडित सोमनाथ ने देवमाया स्वरूप के माध्यम से रागों को परिभाषित किया है। इनमें से कौन सा राग इसकी स्वर संरचना को दर्शाता है? तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्वर्ण लक्षण। क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज स्पेसिफिकली एसोसिएटेड विद द जैवलिन थ्रो। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष रूप से भाला फेंक से जुड़ा हुआ है? तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी, सेक्टर जो है ये जैवलिन थ्रो से रिलेटेड है। जैवलिन थ्रो यहाँ पर पूछा गया है, तो अब हम इसके बारे में भी समझेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं उनको भी जानेंगे। यहाँ पर आपको जैवलिन थ्रो का एक तरीके से ग्राउंड दिख रहा होगा। यहाँ पे 30 to 36.5 मीटर का रनवे होता है, जहाँ पे एथलीट्स रनिंग करते हुए आते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा इंडिकेटर लाइन। यहाँ पे ये आर्क बनाया जाता है और इसकी विड्थ यानी कि चौड़ाई होती है 7 सेंटीमीटर। जहाँ पर ये जैवलिन को थ्रो करते हैं, ये जो पूरा एरिया होता है इसी को थ्रोइंग सेक्टर कहा जाता है। तो सेक्टर जो है ये जैवलिन थ्रो से रिलेटेड हो जाएगा। अब यहाँ पे जैवलिन थ्रो के डायमेंशन एंड स्पेसिफिकेशन की बात करेंगे तो जैवलिन का जो वेट होता है मेन के लिए वो 800 ग्राम होगा। विमेंस के जैवलिन का वेट यहाँ पर होता है 600 ग्राम। अगर हम इसकी लेंथ की बात करें तो ये जो जैवलिन होता है इसका लेंथ मेंस के लिए हो जाएगा 2.6 से 2.7 मीटर। विमेन के जैवलिन का लेंथ होता है 2.2 से 2.3 मीटर। रनवे लेंथ यहाँ पर 30 से लेके 36.5 मीटर हो सकता है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। नेक्स्ट यहाँ पे है थ्रोइंग सेक्टर। तो ये ऐसा एरिया होता है जहाँ पर जैवलिन को लैंड करना होता है विद इन ए सेक्टर ऑफ 28.96 डिग्री, यानी कि यहाँ पे डिग्री भी डिफाइंड होती है, यानी कि इसी में ये गिरना चाहिए, इसी में जैवलिन आना चाहिए। अगला यहाँ पे है टेक्निकल टर्म्स। अगर आपसे पूछा जाए कि ग्रिप क्या होता है, तो जैवलिन को जिस तरीके से पकड़ना होता है उसी को ग्रिप कहते हैं। और ग्रिप भी 3 टाइप्स का होता है, अलग अलग ग्रिप के स्टाइल भी देखने को मिलते हैं। यहाँ पर फाउल तब माना जाता है जब एथलीट जो है वो थ्रो लाइन को क्रॉस कर जाए। जैवलिन जो है ये सेक्टर के बाहर अगर कहीं पे गिर जाए, मान लीजिए ये सेक्टर है, जैवलिन यहाँ पर लैंड किया है, तो इसको फाउल माना जाएगा। अगर जो टिप है यानी कि जो मेटल हेड होता है जैवलिन का, ये ग्राउंड को पहले टच नहीं करता, तब भी फाउल माना जाता है। अब ये मेटल हेड क्या होता है, तो ये मान लीजिए जैवलिन है, तो जैवलिन का ये जो बीच का हिस्सा होता है इसको कॉर्ड ग्रिप कहते हैं। इसके अलावा यहाँ पे ये जो नुकीला सा पार्ट होता है ना, ये नीचे वाला, उसी को मेटल हेड या फिर टिप कहा जाता है। यही जा कर के ग्राउंड में ऐसे लग जाता है, टच करता है। अगर ये टच नहीं करता तो इसको जो है फाउल माना जाता है।
इसके अलावा जैवलिन का ये जो पार्ट होता है उसको कहा जाता है शाफ्ट। तो जैवलिन के भी 3 पार्ट होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि मेजरमेंट कहाँ से लेते हैं, तो मेजरमेंट जो होता है ये इनर एज से लिया जाता है, जो आर्क होता है वहाँ से, और जहाँ पर जैवलिन सबसे पहले ग्राउंड पर ये लैंड किया है, मान लीजिए यहाँ पर लैंड करेगा तो इनर आर्क से यहाँ पर मेज़र किया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे है मेजर रिकॉर्ड्स एंड पर्सनालिटीज़। नीरज चोपड़ा जो है ये जैवलिन थ्रो से रिलेटेड हैं। इनके बारे में सभी अचीवमेंट हमने प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस कर ली हैं। नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में गोल्ड मेडल जीता था और ये पहले इंडियन ट्रैक एंड एथलीट बने थे जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, और इन्होंने अपना जैवलिन फेंका था 87.58 मीटर दूर में। यहाँ पे 21 लिखा है तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। टोक्यो ओलंपिक्स 2020 का था, लेकिन ये होस्ट किया गया था 2021 में। इसके अलावा इन्होंने वर्ल्ड एथलेटिक्स चैम्पियनशिप जो कि 2023 में हुआ था, वहाँ पर भी गोल्ड मेडल जीता, और इन्होंने जैवलिन थ्रो किया था 88.17 मीटर। इन्होंने अपना पर्सनल बेस्ट यानी कि अपने लेवल पे सबसे दूर जैवलिन फेंका था 90.23 मीटर पर दोहा डायमंड लीग में। अगर आपसे पूछा जाए कि पूरे वर्ल्ड में मेंस में किसने सबसे डिस्टेंस पर जैवलिन फेंका था, तो वो थे जैन जेलेंजी, ये चेक रिपब्लिक से हो जाएंगे। इन्होंने 1996 में जैवलिन फेंका था 98.48 मीटर की डिस्टेंस पर। ये रिकॉर्ड अभी तक किसी ने ब्रेक नहीं किया है। अगर हम वुमेन की कैटेगरी में बात करेंगे तो बारबोरा स्पोतकोवा जो हैं ये भी चेक रिपब्लिक की हैं। इन्होंने 72.28 मीटर जैवलिन फेंका था, तो वुमेन्स में भी ये रिकॉर्ड ब्रेक नहीं हुआ है। इसके अलावा अरशद नदीम की बात करें तो ये पाकिस्तान के जैवलिन थ्रो के प्लेयर हो जाएंगे, और इन्होंने जो है पेरिस 2024 ओलंपिक्स में गोल्ड जीता था। 92.97 मीटर जैवलिन इन्होंने फेंका। एक पॉइंट और यहाँ से इम्पॉर्टेंट आता है, नेशनल जैवलिन डे, ये हम 7 अगस्त को सेलिब्रेट करते हैं। इसको डिक्लेयर किया था एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने। नीरज चोपड़ा ने जब ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था तो 7 अगस्त को जीता। इसी की याद में इन्होंने इसको डिक्लेयर किया कि अब हम 7 अगस्त को नेशनल जैवलिन डे मनाएंगे। तो ये यहाँ से इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज मिंटेड दी दहलीवाल कॉइन्स इन दिल्ली। कह रहे हैं कि किस राजवंश ने दिल्ली में दहलीवाल सिक्के ढाले थे। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी, तोमर जो थे, तोमर डायनेस्टी के लोग, उन्होंने इस कॉइन को मिंट किया था। अब यहाँ पर देखिए, तोमर डायनेस्टी जनरली हम कवर नहीं करते हैं, लेकिन अब यहाँ से आपको तोमर डायनेस्टी के बारे में चीज़ों को जान लेना चाहिए। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, तोमर किंगडम था दिल्ली का, चौहान डायनेस्टी अजमेर का। यहाँ पर अब हम बात करेंगे कि इसका ओरिजिन कब हुआ, किसने इसकी स्थापना की थी। तो ये जो ओरिजिन है, पहला पॉइंट इसमें है, ये जो तोमर डायनेस्टी है ये 36 राजपूत क्लैन से बिलोंग करते थे और अपने आप को चंद्रवंशी यानी कि लूनर लिनियज का मानते थे। इसके फाउंडर यहाँ पर हो जाएंगे अनंगपाल तोमर वन। इन्होंने 8th सेंचुरी के आसपास में ही इस डायनेस्टी को इस्टेब्लिश किया था। कैपिटल इन्होंने फाउंड किया था सिटी ऑफ दिल्ली का, जो कि मॉडर्न डे दिल्ली है। अनंगपाल तोमर सेकेंड का नाम भी आप याद रख सकते हैं, क्योंकि इन्होंने इस जो डायनेस्टी है उसको री इस्टेब्लिश किया था और कहीं कहीं पर आपको इन्हीं को फाउंडर के रूप में देखने को मिलेगा। कहीं कहीं पर इन्हीं को लिखा गया है कि इन्होंने डायनेस्टी को इस्टेब्लिश किया, लेकिन आप ध्यान रखिएगा, इस्टेब्लिश किया था अनंगपाल तोमर वन ने। इन्होंने फिर से री इस्टेब्लिश किया था और भी अच्छे तरीके से, और ये पावरफुल रूलर थे इस डायनेस्टी के। इन्होंने सिटी ऑफ लालकोट को बनवाया था 11th सेंचुरी में। यहाँ पर देखिए आर्किटेक्चरल कंट्रीब्यूशन में लिखा है लालकोट, जिसको कि किला राय पिथौरा कह सकते हैं, ये फर्स्ट फोर्टिफाइड सिटी था दिल्ली का, जिसको बाद में एक्सपैंड कराया जाता है पृथ्वीराज चौहान के द्वारा, लेकिन इसका फाउंडेशन अनंगपाल तोमर सेकेंड ने रखा था। इसके अलावा सूरज कुंड जो कि फरीदाबाद में है,
इसको सूरजपाल तोमर ने बनवाया था। 10th सेंचुरी ये रिजर्वॉयर है और इसका शेप एम्फी थिएटर की तरीके से है। सन गॉड को ये डेडिकेटेड है। ये भी स्टेट पीसीएस के एग्जाम का क्वेश्चन है। अगला यहाँ पे है अनंगताल बाउली। ये हिस्टोरिक स्टेप वेल है, मेहरौली दिल्ली में लोकेटेड है। अनंगपाल तोमर सेकेंड ने इसको बनवाया था जिससे कि वाटर को मैनेज किया जा सके सिटाडेल के लिए। इसके अलावा ये जो क्वेश्चन पूछा है ये दहलीवाल क्वाइन से पूछा है। इसको तोमर्स ने इंट्रोड्यूस किया था। इसको बिलियन यानी कि एक एलॉय है सिल्वर एंड कॉपर का, उसी से बनाया गया। इसके डिज़ाइन की बात करेंगे तो इसके पहले साइड पर बुल यानी कि नंदी को बनाया गया है और इसके पीछे वाली साइड पर एक हॉर्समैन को बनाया गया है और इस क्वाइन पर नागरी स्क्रिप्ट का यूज़ किया गया है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि तोमर डायनेस्टी से रिलेटेड हैं। अब आपको यहाँ से चीज़ें ध्यान हो जाएंगी। नेक्स्ट यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स एजुकेशनल इवेंट की आउटकम और इनिशिएटिव इज करेक्टली मैच्ड। यहाँ पर आपको बताना है कि जो एजुकेशनल इवेंट है और उसका जो इनिशिएटिव है ये किसको यहाँ पर करेक्टली मैच कराया गया है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसके बारे में हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है। चार्टर एक्ट जो 1813 का आया था, यहाँ पर 1 लाख रुपीस को एलोकेट किया गया था फॉर द प्रमोशन ऑफ एजुकेशन। तो वही लिखा है कि चार्टर एक्ट 1813 के द्वारा फंड एलोकेट किया गया था फॉर प्रमोशन ऑफ एजुकेशन। तो ये यहाँ पर करेक्ट लिखा गया है। यहाँ पर हिंदी वाले में भी ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 8। हु वॉन इंडियाज फर्स्ट पैरालंपिक मेडल्स इन दी वुमेन्स 200 मीटर T12 एंड मेंस जैवलिन थ्रो F41 इवेंट्स एट पेरिस 2024। अब यहाँ पर देखिए फर्स्ट पैरालंपिक मेडल था वुमेन के 200 मीटर T12 कैटेगरी में और मेंस के जैवलिन थ्रो में F41 कैटेगरी में भी मेडल था पेरिस 2024 में। तो ये आगे के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए। सिमरन जो है इन्होंने इंडिया के लिए पहली बार ब्रॉन्ज जीता 200 मीटर T12 की कैटेगरी में। नवदीप सिंह ने गोल्ड जीता था जैवलिन F41 कैटेगरी में पैरालंपिक्स 2024 में। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हम 9 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिफ्लेक्ट्स इंडियाज ऑपरेशनल एंड डिप्लोमेटिक अप्रोच टू बाउंड्री डिमार्केशन विथ म्यांमार एमिड्स रीसेंट लोकल प्रोटेस्ट ओवर फेंसिंग। हाल ही में बाड़ लगाने को लेकर हुए स्थानीय विरोध प्रदर्शनों के बीच म्यांमार के साथ सीमा निर्धारण के लिए भारत के परिचालन और कूटनीतिक दृष्टिकोण को निम्नलिखित में से कौन सबसे अच्छा दर्शाता है। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी। इंडिया एंड म्यांमार कंडक्ट ज्वाइंट सर्वेज एंड प्रपोज्ड ए ज्वाइंट बाउंड्री वर्किंग ग्रुप। इंडिया और म्यांमार ने बाउंड्री को डिमार्केट करने के लिए ज्वाइंट सर्वे कंडक्ट किया और ज्वाइंट बाउंड्री वर्किंग ग्रुप बनाने का भी डिसीजन लिया। ये यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन पर मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है हु इज द ऑथर ऑफ द बुक स्कूल टू स्टार्टअप नेविगेटिंग द पाथ ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। यहाँ पे कह रहे हैं कि स्कूल टू स्टार्टअप बुक किसने लिखी है, जहाँ पर इन्होंने एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बताया है। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए रोहित सिन्हा। क्वेश्चन नंबर 11 वेयर वॉज द 4th KIO नेशनल सीनियर अंडर 21 एंड पैरा कराटे चैंपियनशिप हेल्ड फ्रॉम 26 to 29 मार्च 2025। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि चौथा KIO राष्ट्रीय सीनियर अंडर 21 और पैरा कराटे चैंपियनशिप कहाँ पर हुआ। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हैदराबाद तेलंगाना में। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द 2024 इंटर स्टेट एथलेटिक्स चैंपियनशिप इज और आर करेक्ट। यहाँ पे कह रहे हैं कि 2024 का जो इंटर स्टेट एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुआ इसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट इन्होंने लिखा है
साहिल सिलवाल क्रॉस्ड 80 मीटर फॉर द फर्स्ट टाइम दिस सीजन टू विन जैवलिन गोल्ड। कह रहे हैं कि साहिल सिलवाल ने 80 मीटर क्रॉस कर दिया पहली बार इस सीजन में जैवलिन गोल्ड जीतने के लिए। दूसरा यहाँ पे है ज्योतिका एंड अमोद्स 4x400 मीटर रिले टीम ब्रोक दी एशियन गेम्स रिकॉर्ड। कह रहे हैं कि ज्योतिका और अमोज का जो रिले टीम था इन्होंने एशियन गेम रिकॉर्ड को ब्रेक कर दिया। तो यहाँ पे जो पहला स्टेटमेंट दिया गया है केवल वही करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ओनली वन करेक्ट है। यहाँ पर इनकी जो टीम थी इन्होंने एशियन गेम के रिकॉर्ड को ब्रेक नहीं किया था, इन्होंने नेशनल गेम रिकॉर्ड को ब्रेक किया था। तो इसकी वजह से ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है व्हाट इज द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू कॉन्टेस्ट द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इन इंडिया। भारत में राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए। यहाँ पे प्रेसिडेंट के बारे में पूछा गया है। प्रेसिडेंट से रिलेटेड सारी चीज़ें ऑलरेडी इसी सीरीज की क्लासेस में कवर की जा चुकी हैं। तो यहाँ पर मिनिमम एज होता है 35 ईयर्स। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पे मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, इसको हमने फर्स्ट क्लास में ही डिस्कस किया है काफ़ी डिटेल में। यहाँ पर पूछा गया है रीड दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एरोबिक रेस्पिरेशन। यहाँ पे कहने की वायवीय श्वसन के बारे में ये जो स्टेटमेंट है इनको पढ़िए और सही वाला जो ऑप्शन है वो बताइए। पहला इन्होंने स्टेटमेंट लिखा है ग्लाइकोलिसिस अकर इन द माइटोकॉन्ड्रिया। दूसरा इन्होंने लिखा है कि क्रेब्स साइकिल अकर्स इन द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। तीसरा लिखा है द फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन एरोबिक रेस्पिरेशन इज ऑक्सीजन। कह रहे हैं कि ग्लाइकोलिसिस माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, क्रेब साइकिल माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होगा, फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो है वो ऑक्सीजन होता है एरोबिक रेस्पिरेशन में। मैंने आपको एरोबिक रेस्पिरेशन की सारी स्टेजेस बताई हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ग्लाइकोलिसिस जो है ये साइटोप्लाज्म में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं। तो अगर आपको ये पता है तो इजीली आंसर आप मार्क कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 15, विच आर्टिकल एम्पावर्स द पार्लियामेंट टू क्रिएट लॉज ऑन स्टेट लिस्ट सब्जेक्ट्स अंडर नेशनल इंटरेस्ट। अगेन यहाँ पर सेंटर स्टेट से क्वेश्चन पूछा गया है। क्लास नंबर 15 में मैंने आपको बताया था कि सेंटर स्टेट रिलेशन से काफ़ी क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसके लिए अलग से 2 क्लासेस हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। इसका PDF मैंने जो बैच के स्टूडेंट हैं उनको प्रोवाइड भी किया है और मैंने आपसे कहा भी था कि इसको रिवाइज कर लीजिएगा, वहीं से ये क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पर कह रहे हैं कि कौन सा आर्टिकल ऐसा है जहाँ पर संसद को राष्ट्रीय हित के अंतर्गत राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आर्टिकल 249 में ये लिखा गया है कि अगर नेशनल इंटरेस्ट की बात आ जाएगी तो पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पर भी लॉ बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है यहाँ पर, विलासिनी नाट्यम वंस परफॉर्म्ड इन टेम्पल्स एंड कोर्ट्स इज अ क्लासिकल डांस फॉर्म रिवाइव्ड इन विच इंडियन स्टेट। सिंपल भाषा में विलासिनी नाट्यम कहाँ का डांस है ये पूछा गया है। राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये आंध्र प्रदेश का डांस है। अब देखिए आंध्र प्रदेश के डांस हमने ऑलरेडी रिवाइज करे हैं, लेकिन एक बार हम फिर से रिवाइज करेंगे। आंध्र प्रदेश के इम्पॉर्टेंट डांस में सबसे पहला आंध्र प्रदेश का क्लासिकल डांस आएगा कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी जो है ये विलेज कुचेलपुरम के नाम पर इसका नाम रखा गया है, क्योंकि सबसे पहले ये क्लासिकल डांस कुचेलपुरम विलेज में ओरिजिनेट हुआ। इसके की फीचर्स की बात करेंगे तो यहाँ पे जो परफॉर्मेंस होता है इसमें तरंगम होता है, जहाँ पर ब्रास प्लेट की एजेस यानी कि किनारों पर खड़े होकर के डांस किया जाता है। इसके अलावा वाटर पॉट को अपने हेड पर रखते हुए भी डांस करते हैं। तो ये इसमें परफॉर्मेंस है।
थीम अगर आपसे पूछा जाएगा कि ये किस पर बेस्ड होता है, तो ये बेस्ड होता है भागवत पुराण पर। यहाँ पे ट्रेडिशनली इसको पहले मेन परफॉर्म करते थे कुचिपुड़ी डांस को, लेकिन अभी दोनों जेंडर्स इसको परफॉर्म कर सकते हैं। फेमस पर्सनालिटीज़ में वेम्पति चिन्ना सत्यम ध्यान रखिएगा, और यामिनी कृष्णमूर्ति। विलासिनी नाट्यम देखिए पूछा हुआ है क्वेश्चन में। ये ट्रेडिशनल डांस है जिसको देवदासी जो होती थी टेम्पल में, उनके द्वारा पहले परफॉर्म करते थे। भामकल्पम जो है ये एक डांस ड्रामा है जो कि सत्यभामा पर फोकस करता है। ये लॉर्ड कृष्णा की कंसॉर्ट यानी कि सेकंड वाइफ थी, एंड ये सिग्निफिकेंट सब फॉर्म है कुचिपुड़ी ट्रेडिशन का। नेक्स्ट यहाँ पे है वीरनाट्यम। वीरनाट्यम में आपको वीर से समझ में आ रहा होगा कि यह है डांस ऑफ द ब्रेव। ये परफॉर्म किया जाता है शिवा टेम्पल्स में एज अ ट्रिब्यूट टू वीरभद्र। तो वीरभद्र जो है ये लॉर्ड शिवा के ही एक अंश थे, इन्हीं के ट्रिब्यूट में इसको किया जाता है। यहाँ पे ह्यूज फ्लेमिंग टॉर्चेस ले करके डांस करते हैं। थड़ाका यानी कि बिग ड्रम्स होता है, उसी के रिदम पर डांस किया जाता है। धिमसा यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको 5 स्टार मार्क कर लीजिएगा। एसएससी क्या ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है जहाँ ये क्वेश्चन ना पूछा गया हो। धिमसा डांस जो है इसको प्रीडोमिनेंटली पोरजा ट्राइब के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। लोकेशन की बात करेंगे तो धिमसा डांस जो है ये अराकू वैली में परफॉर्म करते हैं। किस ओकेज़न पर करते हैं, तो इसको वेडिंग के टाइम पर और इटिका पोंगल फेस्टिवल जो होता है उस टाइम पर परफॉर्म करते हैं, जिससे कि प्रे किया जाता है अच्छे हार्वेस्ट के लिए। लंबाडी की बात करेंगे तो ये बंजारा डांस होता है, इसको परफॉर्म किया जाता है लंबाडी जो कि एक सेमी नोमैडिक ट्राइब होते हैं। यहाँ पर डेली लाइफ, प्लांटिंग एंड हार्वेस्टिंग थीम होता है, उसी को यहाँ पर किया जाता है। अगला यहाँ पे बुट्टा पुमालू डांस है। ये जो है इसमें डांसर्स लार्ज हॉलो मास्क पहनते हैं जो कि वुड और ड्राई ग्रास का बना होता है, और इसका शेप डॉल्स की तरह होता है। कोलाटम जो है ये स्टिक डांस होता है आंध्र प्रदेश का, और ये डांडिया के सिमिलर होता है। तो ये पूछा हुआ है स्टिक डांस कौन सा है, तो कोलाटम हो जाएगा। इसको विलेज फेयर्स के टाइम पर, जिसको कि तुनुनल्लू कहते हैं, उसके टाइम पर परफॉर्म करते हैं। और ये एक वेरिएंट है जहाँ पर डांसर रोप यानी कि रस्सी को होल्ड करते हैं, जिसको जाडा कोलाटम भी कहते हैं। तपेता गुलू जो है ये श्रीकाकुलम एंड विजयनगरम में परफॉर्म किया जाता है। कई बार रीज़न भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जो काफ़ी फेमस डांस होते हैं। यहाँ पे फीचर की बात करेंगे, परफॉर्मर वियर ड्रम्स। तो यहाँ पे जो डांस परफॉर्म करते हैं वो ड्रम पहनते हैं, इसी को तपेता कहते हैं। ये जो ड्रम है ये अपने नेक के अराउंड पहनते हैं, रिदमिक साउंड को यहाँ पर प्रोड्यूस करते हैं और डांस परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ से आप सबसे पहले इनका नाम याद करेंगे, फिर उसके बाद धीरे धीरे जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है उसको आप रिवाइज करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 17। कंसीडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज दी करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर फिर से 2 स्टेटमेंट दिया गया है। बोला गया है कि स्टेटमेंट पढ़िए और सही वाला आंसर बताइए। स्टेटमेंट 1 में लिखा गया है दी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर PPF shows the trade-offs and opportunity cost faced by an economy। कह रहे हैं कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, जिसको हिंदी में उत्पादन संभावना सीमा कहते हैं, ये किसी भी अर्थव्यवस्था के द्वारा सामना किए जाने वाले व्यापार नापसंद और अवसर लागत को दर्शाती है। सेकेंड स्टेटमेंट में लिखा हुआ है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर इज यूज्ड टू एस्टिमेट द गवर्नमेंट्स टोटल रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर। कह रहे हैं कि PPF का यूज़ करके गवर्नमेंट के टोटल रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर को यहाँ पर हम एस्टिमेट करते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट टोटली रॉन्ग है, फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर केवल सही हो जाएगा। यहाँ पर अगर मैं आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाऊँ कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर क्या होता है, तो ये एक तरीके का ग्राफ होता है जहाँ पर ये दिखाया जाता है कि किस तरीके से कोई भी इकोनॉमी अपने रिसोर्सेज का पूरी तरीके से इस्तेमाल करते हुए किन 2 गुड्स के कॉम्बिनेशन को यहाँ पर प्रोड्यूस करती है। ऐसा माना जाता है कि किसी भी इकोनॉमी में जो रिसोर्सेज होते हैं, जैसे कि लैंड हो गया, लेबर है और कैपिटल,
ये जो होते हैं ये एक तरीके से लिमिटेड होते हैं, तो हम अनलिमिटेड गुड्स को प्रोड्यूस नहीं कर सकते। इन्हीं लिमिटेड रिसोर्सेज का यूज़ करते हुए किस तरीके से हम किन्हीं भी दो गुड्स के कॉम्बिनेशन को प्रोड्यूस कर पाएंगे, उसी को कहा जाता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, जो कि एक ग्राफ होता है। अब यहाँ पे एक चीज़ ये भी लिखा है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मान लीजिए यहाँ पर हमने दो गुड्स का प्रोडक्शन किया है लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ में। हमने मान लीजिए यहाँ पे वीट को प्रोड्यूस किया और इसके अलावा मान लीजिए हमने राइस को प्रोड्यूस किया। यहाँ पर हमने दो गुड्स का कॉम्बिनेशन इस वजह से लिया है क्योंकि जब ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे तो केवल दो एक्सिस होता है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो इसी वजह से मान लीजिए हमने वीट और राइस का प्रोडक्शन करना है, वो भी लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ में। तो वीट का प्रोडक्शन मान लीजिए 10 kg कर दिया, राइस का प्रोडक्शन भी 10 kg कर दिया। रिसोर्सेज यहाँ पर लिमिटेड हैं। अगर हमें वीट का प्रोडक्शन बढ़ाना है, हमने मान लीजिए इसको 12 kg प्रोड्यूस कर दिया, तो हमें राइस का प्रोडक्शन यहाँ पर डिक्रीज़ करना पड़ेगा। एक गुड्स के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए दूसरे को डिक्रीज़ करेंगे, तो यही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है जो कि इकोनॉमी के द्वारा फेस करना पड़ेगा। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट दिया गया है, यहाँ पे ये सही हो जाएगा। दूसरा यहाँ पर टोटली रॉन्ग है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 18। A key component evaluated by the 2025 Index of Economic Freedom concerning government size is। यहाँ पे कहने की सरकार के आकार के संबंध में 2025 आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक द्वारा मूल्यांकित एक प्रमुख घटक कौन सा है। अब देखिए यहाँ पर जब भी इंडेक्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हमने जितने भी अपनी क्लासेस की हैं वहाँ पर सभी इंडेक्स को काफ़ी डिटेल में कवर किया है। अब यहाँ पर इन्होंने इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम को यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, तो इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम को भी यहाँ पर हम कवर करेंगे। क्वेश्चन में ये कहा गया है कि ये जो इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम होता है, इसमें एक पिलर होता है गवर्नमेंट साइज। तो गवर्नमेंट साइज के अंतर्गत कौन सा की कंपोनेंट हम इवैल्यूएट करते हैं या फिर कौन सा इंडिकेटर हम कैलकुलेट करते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी। गवर्नमेंट साइज के अंतर्गत हम गवर्नमेंट स्पेंडिंग लेवल को एस्टिमेट करते हैं, यानी कि सरकारी खर्च के स्तर कितने हैं। अगर आपको कन्फ्यूज़न है तो मैं आपको बता दूं कि जब भी कोई इंडेक्स यहाँ पर रिलीज़ किया जाता है तो इसमें ना कुछ पिलर्स होते हैं। मान लीजिए ये फर्स्ट पिलर है, ये सेकंड है और ये थर्ड पिलर है। अब ये तीन पिलर्स के अंतर्गत भी आपको बहुत सारे यहाँ पर इंडिकेटर्स देखने को मिलेंगे। तो इन्हीं पिलर में से एक था गवर्नमेंट साइज। गवर्नमेंट साइज के अंतर्गत 3-4 इंडिकेटर होते हैं, उन्हीं में आता है गवर्नमेंट स्पेंडिंग लेवल। तो इतना डीप में क्वेश्चन पूछा है तो मैंने भी यहाँ पर डीप में ही मेंशन किया हुआ है। इस इंडेक्स के बारे में यहाँ पर हम सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों को कवर कर लेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन जो कि इंडेक्स से पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि इसको रिलीज़ कौन करता है। तो इसको यूएस बेस्ड एक फाउंडेशन है, हेरिटेज फाउंडेशन, उनके द्वारा एनुअली यानी कि हर साल में इसको पब्लिश किया जाता है। यहाँ पर आपको 4 पिलर्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम देखने को मिलेगा। ये जो इंडेक्स होता है यहाँ पर 12 इंडिकेटर्स आते हैं, यानी कि इस तरीके से यहाँ पर 4 पिलर्स है और इनके नीचे के जब आप इंडिकेटर्स को कैलकुलेट करेंगे तो 12 इंडिकेटर्स आते हैं। पहला यहाँ पे पिलर हो जाएगा रूल ऑफ लॉ, दूसरा है गवर्नमेंट साइज, तीसरा रेगुलेटरी इफिशिएंसी, चौथा है ओपन मार्केट। रूल ऑफ लॉ में देखा जाता है कि किसी भी कंट्री में प्रॉपर्टी राइट्स क्या हैं, जुडिशियल इफेक्टिवनेस कितना है, गवर्नमेंट की इंटीग्रिटी कितनी है। गवर्नमेंट साइज में देखा जाता है कि गवर्नमेंट पर टैक्स बर्डन कितना है, गवर्नमेंट कितना स्पेंड करती है, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया है। इसके बाद फिजिकल हेल्थ भी देखा जाता है। तीसरा पिलर यहाँ पे है रेगुलेटरी इफिशिएंसी। यहाँ पर बिजनेस फ्रीडम, लेबर फ्रीडम, मॉनेटरी फ्रीडम इनको देखते हैं। ओपन मार्केट में देखते हैं कि ट्रेड करने का कितना फ्रीडम है, इन्वेस्टमेंट का कितना फ्रीडम है और फाइनेंशियल फ्रीडम कितना है। अगर हम इसके लेटेस्ट रिपोर्ट की बात करेंगे तो इंडिया का 2026 में कितना रैंक है ये आप देख लीजिए।
2026 का ये जो इंडेक्स निकला है इसमें इंडिया का रैंक है 132 आउट ऑफ 176 इकोनॉमीज। इंडिया को मोस्टली अनफ्री कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है, यानी कि इकोनॉमिक फ्रीडम में इंडिया अभी फ्री नहीं है, अनफ्री है। इंडिया का स्कोर यहाँ पे 52.5 है आउट ऑफ 100। तो ये यहाँ पर इस इंडेक्स को भी हमने जान लिया। अब हम यहाँ पर सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे, सेकेंड नहीं क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। विच 5-year प्लान फोकस्ड ऑन हैवी इंडस्ट्रीज। बहुत बेसिक क्वेश्चन है। यहाँ पे कह रहे हैं कि कौन सा 5-year प्लान हैवी इंडस्ट्री पर फोकस करता है। राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी, सेकेंड 5-year प्लान। अगर आप क्लास को यहाँ तक देख रहे हैं तो मुझे कमेंट करके बताइएगा कि सेकेंड 5-year प्लान का टाइम पीरियड कब से कब तक था। इसमें जो 3 स्टील प्लांट सेटअप किए गए वो कहाँ पर किए गए और ये किस मॉडल पर बेस्ड था, जिससे मुझे पता चले कि आप क्लास को देखते हैं या फिर नहीं। नेक्स्ट यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 20। विच इंडियन इनिशिएटिव अंडर द नेशनल एडेप्टेशन फंड फॉर क्लाइमेट चेंज NAFCC एम्स टू इम्प्रूव माइक्रो क्लाइमेट रेजिलियंस थ्रू कम्युनिटी लेड वाटर हार्वेस्टिंग इन सेमी एरिड जोन। कई बार क्वेश्चन का आंसर जो है वो क्वेश्चन में ही होता है। यहाँ पे कह रहे हैं कि जलवायु परिवर्तन के लिए राष्ट्रीय अनुकूलन कोष के तहत किस भारतीय पहल का उद्देश्य अर्ध शुष्क क्षेत्रों में समुदाय के नेतृत्व वाले जल संचयन के माध्यम से सूक्ष्म जलवायु लचीलापन में सुधार करना है, यानी कि वाटर मैनेजमेंट यहाँ पर ठीक करना है सेमी एरिड जोन के लिए। वाटर मैनेजमेंट ठीक करेंगे तो क्लाइमेट रिजिलियंट वाटर शेड प्रोग्राम के तहत इसको ठीक करेंगे। यहाँ पर वाटर हार्वेस्टिंग बताएंगे, उसका यूज़ कैसे करना है, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 है। इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन मेनली अफेक्ट्स विच सेक्टर। कह रहे हैं कि इकोनॉमी में जब लिबरलाइजेशन होता है या फिर उदारीकरण होता है तो ये मुख्यतः किस क्षेत्र को प्रभावित करते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है। जब भी कोई चीज़ बड़े लेवल पे चेंज होगी तो वो ऑलमोस्ट सभी सेक्टर को प्रभावित करती है। ऐसा आप नहीं कह सकते कि ये केवल प्राइमरी और टर्शियरी को प्रभावित करे या फिर केवल सेकेंडरी और टर्शियरी को इफेक्ट करे। जब इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन होगा तो ये तीनों सेक्टर को इफेक्ट करते हैं। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ये प्राइमरी, टर्शियरी एंड सेकेंडरी सेक्टर्स को अफेक्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22। रीड दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स केयरफुली रिगार्डिंग असर्शन एंड रीजन। असर्शन और रीजन दिया गया है, पढ़ करके आपको बताना है कि कौन सा यहाँ पर करेक्ट है। असर्शन में लिखा गया है द 1991 रिफॉर्म्स बूस्टेड इंडियाज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व सिग्निफिकेंटली। आप सभी को मैंने बताया है कि 1991 में LPG रिफॉर्म्स हुए थे। अगर आपने ये चीज़ नहीं पढ़ा है तो इसके लिए भी क्लासेस अवेलेबल हैं, इसका PDF भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये जो 1991 के रिफॉर्म हैं इसकी वजह से इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व जो है ये इंक्रीज हो गया था। रीज़न यहाँ पे कह रहे हैं लिबरलाइज्ड ट्रेड पॉलिसीज इंक्रीज्ड बोथ एक्सपोर्ट एंड कैपिटल इनफ्लो। कह रहे हैं कि लिबरलाइजेशन करने की वजह से ट्रेड पॉलिसी को और भी ज़्यादा उदार करने की वजह से, लिबरल करने की वजह से एक्सपोर्ट और कैपिटल इनफ्लो बढ़ गया था। तो जाहिर सी बात है जब ये इंक्रीज होगा तभी तो फॉरेक्स रिजर्व बढ़ेगा। राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी कि दोनों ही चीज़ें यहाँ पर सही लिखी गई हैं। क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पर देखेंगे। मैच दी डोमिनेंट फोक डांस विद दी सॉन्ग थीम। यहाँ पर सॉन्ग का थीम दिया गया है और फोक डांस का नाम है, आपको मैच कराना है। अब ये जो पंथी है, गोतीपुआ है, इसको हमने डिस्कस किया है। कालबेलिया और तिप्पानी भी डिस्कस किया हुआ है इसी सीरीज़ में। यहाँ पर आपको मैच कराना है ये जो पंथी डांस होता है, गोतीपुआ, कालबेलिया और तिप्पानी। तो यहाँ पे जो पंथी डांस है ये डिवोशनल हाइम्स पर बेस्ड होता है गुरु घसीदास के। गोतीपुआ जो है ये कृष्ण जगन्नाथ लीला नैरेटिव्स को दिखाता है। कालबेलिया डांस जो है यहाँ पे सेंसुअस सर्पेंट मेटाफर्स यानी कि स्नेक लाइक मूवमेंट दिखाते हैं।
तेप्पानी जो है ये वर्क सॉन्ग पाउंडिंग कपलेट्स है। तो यहाँ पे जो चीज़ें दी गई हैं ये ऑलरेडी मैच कराया हुआ है। तो फर्स्ट का यहाँ पर ए, सेकंड बी, थर्ड का सी एंड फोर्थ का डी हो जाएगा। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर है, ऑलरेडी इन्होंने मैच कराया है। क्वेश्चन नंबर 24 है यहाँ पर, कंसीडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अगेन यहाँ पर दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, पढ़ करके बताना है कि कौन सा करेक्ट है। पहले स्टेटमेंट में लिखा है द 6th स्केड्यूल इज एप्लीकेबल टू नागालैंड एंड अरुणाचल प्रदेश। कह रहे हैं कि जो छठी अनुसूची है ये नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश पर लागू है। दूसरा यहाँ पे कह रहे हैं इट एम्पावर्स ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स टू मेक लॉज ऑन स्पेसिफाइड सब्जेक्ट। कह रहे हैं कि यह स्वायत्त जिला परिषद को निर्दिष्ट विषयों पर कानून बनाने का अधिकार देती है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सेकंड यहाँ पे सही है। यहाँ पर हम कॉन्स्टिट्यूशन के जो स्केड्यूल्स हैं उसकी बात करें अगर, तो इसको याद रखने की एक बहुत पुरानी ट्रिक है, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। टी से टेरिटरी होता है, तो फर्स्ट स्केड्यूल में इंडिया की टेरिटरी के बारे में दिया गया है, स्टेट और यूटीज। ई यानी कि इमोल्यूमेंट्स के बारे में दिया गया है, ये यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे अगर हम फर्स्ट स्केड्यूल की बात करेंगे तो यहाँ पे स्टेट और यूनियन टेरिटरी के बारे में दिया गया है। सेकेंड स्केड्यूल में सैलरी अलाउंसेस दिए गए हैं कुछ इम्पॉर्टेंट पोस्ट के, जैसे कि प्रेसिडेंट हैं, गवर्नर, स्पीकर एंड जजेस। तो केवल इन्हीं की सैलरी को सेकेंड स्केड्यूल में मेंशन किया गया है। थर्ड स्केड्यूल की बात करेंगे तो यहाँ पर फॉर्म्स ऑफ ओथ एंड अफर्मेशन दिया गया है फॉर यूनियन मिनिस्टर, एमपी एंड जजेस। अब एक चीज़ आप एकदम अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए, जिसके ओथ एंड अफर्मेशन के लिए अलग से आर्टिकल दिया गया है, उनका जो ओथ एंड अफर्मेशन है वो इसमें कवर्ड नहीं होगा। कभी भी स्टेटमेंट में दिया जाए कि थर्ड स्केड्यूल में प्रेसिडेंट का ओथ दिया गया है तो वो बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, इनके लिए ओथ का अलग से आर्टिकल है। यहाँ पर देखिए, ये जो तीसरा स्केड्यूल है ये अफर्मेशन की बात करता है। फोर्थ स्केड्यूल यहाँ पे बात करता है एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द राज्यसभा, यानी कि राज्यसभा में किसका कितना रिप्रेजेंटेशन होगा वो यहाँ पर बताया गया। फिफ्थ में यहाँ पे दिया गया है एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ स्केड्यूल्ड एरियाज एंड स्केड्यूल्ड ट्राइब। तो SC ST जो एरियाज हैं वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन की बात यहाँ पर दी गई है। सिक्स्थ स्केड्यूल में यहाँ पर दिया गया है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज इन ATM स्क्वायर, यानी कि असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में दिया गया है। लेकिन स्टेटमेंट में देखिए अरुणाचल लिखा हुआ था, तो इस वजह से ये गलत हो जाएगा। अगला यहाँ पे स्केड्यूल आता है सेवन्थ स्केड्यूल, जिससे कि इस बार बहुत क्वेश्चंस पूछे गए हैं। यहाँ पर दिया गया है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन यूनियन स्टेट वाया 3 लिस्ट, यानी कि यहाँ पे 3 लिस्ट दिया गया है, जिसमें यूनियन लिस्ट है जिस पर केवल और केवल पार्लियामेंट लॉ बनाती है, स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पर स्टेट गवर्नमेंट लॉ बनाती है, कनकरेंट लिस्ट के सब्जेक्ट पर दोनों ही लॉ बनाते हैं। 8th स्केड्यूल में 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस मेंशन किए गए हैं, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में पहले 14 थे, बाद में इसको ऐड किया गया। 9th स्केड्यूल में दिया गया है सर्टेन एक्ट एंड रेगुलेशन की वैलिडेशन के बारे में, यानी कि आप कह सकते हैं लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड चीज़ें 9th स्केड्यूल में हैं, जिसको फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 के द्वारा ऐड किया गया। 10th स्केड्यूल में एंटी डिफेक्शन लॉ है, इसको 52nd अमेंडमेंट 1985 में ऐड किया गया था। 11th स्केड्यूल और 12th स्केड्यूल को भी बाद में ऐड किया गया। 11th स्केड्यूल में जो है पंचायत के बारे में दिया गया, 29 सब्जेक्ट यहाँ पर हैं। 73rd अमेंडमेंट 1992 से ऐड किया गया था, इफेक्टिव हुआ था 1993 में। सेम इसी तरीके से 12th स्केड्यूल जो है यहाँ पर म्यूनिसिपैलिटीज़ को ऐड किया गया, जिसमें 18 सब्जेक्ट है। 74th अमेंडमेंट 1992 के द्वारा इसमें ऐड किया गया था। क्वेश्चन नंबर 25 है, इसके बाद हम करंट अफेयर्स रिवाइज करेंगे। क्वेश्चन में दिया गया है कंसीडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट दी जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। कह रहे हैं कि जेम्स वेब टेलीस्कोप के बारे में स्टेटमेंट यहाँ पे 3 दिए गए हैं।
पढ़ करके बताइए कि कौन सा स्टेटमेंट सही होगा। पहला यहाँ पर है इट ऑब्जर्व्स इन दी नियर इंफ्रारेड एंड मिड इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम। तो ये निकट अवरक्त और मध्य अवरक्त स्पेक्ट्रम में प्रेक्षण यानी कि ऑब्जर्वेशन करते हैं। दूसरा लिखा है इट इज़ पोजिशन्ड एट दी सन अर्थ लैग्रेंज पॉइंट L2। तो ये लैग्रेंज पॉइंट L2 पर लोकेटेड है। तीसरा यहाँ पे कह रहे हैं इट कैरीज ए कोरोना ग्राफ फॉर एक्सोप्लैनेट डिटेक्शन। इसके साथ में एक कोरोना ग्राफ है जो कि एक्सोप्लैनेट बाह्य ग्रहों का पता लगाने के लिए है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे जो दिए गए हैं वो बिल्कुल करेक्ट दिए गए हैं। ये L2 पे लोकेटेड है, ये ऑब्जर्व करता है नियर इंफ्रारेड एंड मिड इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम को। कोरोना ग्राफ भी है जिससे कि एक्सोप्लैनेट डिटेक्ट हो सकते हैं। अब यहाँ पर हम जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की बात करेंगे। सबसे पहले बेसिक यहाँ पर आएगा, लॉन्च कब किया गया, तो इसको 25 दिसंबर 2021 को लॉन्च किया गया। लॉन्च व्हीकल यहाँ पे यूज़ किया गया था एरियान 5 रॉकेट। इसको फ्रेंच गुयाना से लॉन्च किया गया। एजेंसीज कौन कौन सी इन्वॉल्व हैं ये इनको पूछना चाहिए था। यहाँ पे नासा, ESA यानी कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी, कनाडा स्पेस एजेंसी जो है, ये तीनों यहाँ पर इन्वॉल्व हैं। लोकेशन यहाँ पर क्या है, ये ऑर्बिट करता है सन को एट दी सेकेंड लैग्रेंज पॉइंट L2। ये अर्थ से 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर है। अगर हम हबल टेलीस्कोप की बात करेंगे तो ये अर्थ को ऑर्बिट भी करता है, लेकिन जेम्स वेब टेलीस्कोप अर्थ को ऑर्बिट नहीं करता। टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस की बात करेंगे तो यहीं से क्वेश्चंस है। प्राइमरी मिरर यहाँ पे लगा हुआ है, 6.5 मीटर्स डायमीटर है उसका। हबल टेलीस्कोप में जो प्राइमरी मिरर है वो 2.4 मीटर के डायमीटर का है। मटेरियल यहाँ पे क्या यूज़ किया गया है, तो यहाँ पे 18 हेक्सागोनल सेगमेंट बनाए गए हैं। गोल्ड प्लेटेड बेरिलियम का यूज़ किया गया। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी है कि गोल्ड क्यों यूज़ किया गया है, तो गोल्ड एक एक्सीलेंट रिफ्लेक्टर होता है इंफ्रारेड लाइट का, इसी वजह से इसको यहाँ पर यूज़ किया गया है। वेवलेंथ यहाँ पर फोकस किया गया है नियर इंफ्रारेड एंड मिड इंफ्रारेड पर। इससे क्या होगा कि जो कॉस्मिक डस्ट यानी जो भी आकाश में जो डस्ट होता है, धूल होती है, उसके आर पार देखा जा सकेगा। अब आप सोचेंगे कि आर पार देखकर करेंगे क्या, तो आर पार देखकर क्या करेंगे कि कोई भी अगर स्टार है वो अभी बनना स्टार्ट हो रहा है, उसका प्रोसेस हो रहा है, तो अगर उसके आर पार देखा जा सकेगा तो ये पता लगाया जा सकेगा कि किस तरीके से वो स्टार बन रहा है। इसके अलावा कोई भी गैलेक्सी है उसके भी अगर हम कॉस्मिक डस्ट के आर पार देख पाएंगे तो उसका फॉर्मेशन समझ पाएंगे, बाकी सारी चीज़ें समझने में आसानी होंगी। सन सील यहाँ पर दिया गया है, यानी कि सन से ये जो जेम्स वेब टेलीस्कोप है ये प्रोटेक्टेड रहे, इसके लिए यहाँ पर 5 लेयर्स लगाई गई हैं जिससे कि हीट यहाँ पर ज़्यादा ना हो और ये प्रोटेक्टेड रहे। इसका टेम्परेचर क्या होगा जिस पर ये ऑपरेट करेगा, तो टेम्परेचर एक्सट्रीमली कोल्ड होना चाहिए, -233 डिग्री सेल्सियस, जिससे कि ये फेंट इंफ्रारेड सिग्नल को भी डिटेक्ट कर पाए, पहचान पाए। अब आप फिर सोचेंगे कि फेंट इंफ्रारेड सिग्नल क्या होते हैं, तो ये काफ़ी वीक इंफ्रारेड सिग्नल होते हैं जो ह्यूमन आई कभी भी देख नहीं सकते। तो वो सारी चीज़ें जो काफ़ी वीक सिग्नल होगा उसको भी ये डिटेक्ट करने में कैपेबल है। की डिस्कवरीज़ की बात करें तो इस टेलीस्कोप के द्वारा बहुत सारी चीज़ें डिस्कवर कर दी गई हैं। यहाँ पर एक मैसिव स्टार एक्सप्लोजन हुआ था जो कि यूनिवर्स बनने के 730 मिलियन ईयर्स बाद बना था। अर्लीस्ट सुपरनोवा डिस्कवर किया जा चुका। अलकनंदा गैलेक्सी यहाँ पर डिस्कवर किया गया 2025 में इंडियन एस्ट्रोनॉमर्स के द्वारा, और उन्होंने इसकी डिस्कवरी भी की थी जेम्स वेब टेलीस्कोप के डाटा का यूज़ करते हुए। करंट अफेयर्स में मैंने आपको इसी सीरीज़ में पढ़ाया है कि ये जो अलकनंदा स्पाइरल गैलेक्सी है इसको राशि जैन और योगेश वाडेडकर ने डिटेक्ट किया है, डिस्कवर किया है, और ये जो है 1.5 बिलियन ईयर्स ओल्ड है। न्यू यूरेनस मून को भी डिस्कवर किया गया 2025 में, जिसका नाम अभी ऐसा अलग से नहीं रखा गया है, S2025UN जो है इसका आप नाम मान सकते हैं। मोल्टन मैग्मा ओशियन प्लैनेट भी डिस्कवर किया गया अभी रिसेंट में।
यहाँ पे लिक्विड प्लैनेट का एक नया क्लास डिस्कवर किया गया है। एग्जाम्पल है इसका L9859d। यहाँ से पता चला है कि कुछ ऐसे प्लैनेट हैं जहाँ पर मोल्टन मैग्मा देखने को मिलेगा, क्योंकि आपको जो प्लैनेट आपने पढ़ा है हमने वहाँ पर देखा था कि गैसियस प्लैनेट होते हैं और रॉकी प्लैनेट होते हैं, लेकिन यहाँ पर अब मैग्मा ओशियन या फिर मोल्टन मैग्मा का प्लैनेट भी मिला है। यहाँ पे जो उसका एटमॉस्फेयर है वो रॉटन एक्स की तरह स्मेल करता है, यानी कि हाइड्रोजन सल्फाइड की तरह स्मेल करेगा। यहाँ पे देखिए 25 क्वेश्चंस हमने कंप्लीट कर लिए। जहाँ पर एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत थी वो मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं। जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है उसको यहाँ पर हमने फिर से डिस्कस नहीं किया है। अब हम यहाँ पर करंट अफेयर्स भी रिवाइज करेंगे। करंट अफेयर्स में पहला क्वेश्चन है, विच स्टेट पुलिस हैज़ बीन अवॉर्डेड द प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर निशान अवार्ड 2026। तो यहाँ पर प्रेसिडेंट्स पुलिस निशान अवार्ड दिया गया है 2026 का। किस स्टेट को दिया गया है? ये जो पुलिस अवार्ड है ये काफ़ी हाईएस्ट होता है, ये सिक्किम पुलिस को दिया गया है। इट रिकॉग्नाइजेस एग्जेम्पलरी सर्विस, ब्रेवरी एंड डेडिकेशन टू ड्यूटी ओवर अ लॉन्ग पीरियड। यानी इसको तब दिया जाता है जब पुलिस फोर्स ने काफ़ी अच्छी सर्विस की हो, बहादुरी दिखाई हो और अपनी ड्यूटी के प्रति डेडिकेटेड रहे हों ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। सेकेंड यहाँ पे क्वेश्चन है, हु बिकेम द फर्स्ट प्लेयर टू स्कोर ए सेंचुरी इन विमेंस प्रीमियर लीग हिस्ट्री। WPL में पहली प्लेयर कौन बनी है जिन्होंने WPL में सेंचुरी बनाई? तो ये हो जाएंगी नैट स्काइवर ब्रंट। RCB के अगेंस्ट खेलते हुए इन्होंने सेंचुरी बनाई थी। तीसरा क्वेश्चन है, विच सिटी हैज़ बिकम उत्तर प्रदेश फर्स्ट ज़ीरो फ्रेश वेस्ट डंप सिटी। कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का पहला ज़ीरो फ्रेश वेस्ट डंप सिटी कौन सा बना है? तो ये हो जाएगा लखनऊ। यहाँ पर जो है 100% जो म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट जनरेट होता है उसको प्रोसेस कर लिया जा रहा है, जिससे कि कोई भी फ्रेश वेस्ट देखने को नहीं मिलेगा लखनऊ में। यहाँ पे शिवरी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट है जो कि डेली यहाँ पर 2100 मीट्रिक टन जो वेस्ट होता है उसको प्रोसेस कर लेता है, जिससे कि इन्होंने ये अचीव कर लिया है ज़ीरो फ्रेश वेस्ट डंप सिटी। ये अचीव किया गया है स्वच्छ भारत मिशन अर्बन के अंतर्गत। फोर्थ यहाँ पे क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक चैलिस ऑफ एम्ब्रोसिया राम जन्मभूमि चैलेंज एंड रिस्पॉन्सेस। स्टार मार्क कर लीजिएगा, डेफिनेटली पूछा जाएगा क्योंकि इसको ऑफिशियली वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया CP राधाकृष्णन ने लॉन्च किया है। और ये जो बुक है इसको सुरेंद्र कुमार पचौरी ने लिखा है। सब्जेक्ट आपको यहाँ से नाम से ही पता चल रहा होगा कि यहाँ पे जो भी चैलेंजेस आए थे राम जन्मभूमि को लेकर के, हिस्टोरिकल जो भी चैलेंजेस थे, जो भी रिस्पॉन्सेस थे, सब यहाँ पर लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, विच कंट्री हैज़ पार्टनर्ड विद तेलंगाना टू डेवलप इंडियाज़ फर्स्ट भारत फ्यूचर सिटी। तेलंगाना के साथ में किस कंट्री ने पार्टिसिपेट किया है जिससे कि वो भारत का पहला भारत फ्यूचर सिटी बनाएंगे? तो UAE यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने पार्टनरशिप यहाँ पे किया था। विज़न की बात करेंगे तो भारत फ्यूचर सिटी प्लान किया गया है, ये इंडिया का फर्स्ट नेट ज़ीरो ग्रीन फील्ड स्मार्ट सिटी होगा। इसका गोल क्या है कि हम बैलेंस तरीके से रैपिड अर्बनाइजेशन करें, लेकिन ज़ीरो कार्बन इमिशन के साथ में इसको करें। सिक्स्थ करंट अफेयर्स यहाँ पर है, RBI हैज़ अप्रूव्ड द रीअपॉइंटमेंट ऑफ क्याजद भरोचा एज द होल टाइम डायरेक्टर ऑफ विच बैंक। तो यहाँ पे किसका यहाँ पे रीअपॉइंटमेंट RBI ने फिर से अप्रूव कर दिया है? क्याजद भरोचा है ये, तो ये होल टाइम डायरेक्टर हो जाएंगे HDFC बैंक के। अब यहाँ से आपसे पूछा जाएगा कि HDFC का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो मुंबई महाराष्ट्र में। कब इसको इस्टेब्लिश किया गया? 1994 में। टैगलाइन क्या है? वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड, ये इसका टैगलाइन है। सेवंथ यहाँ पर करंट अफेयर्स है, दी अटल पेंशन योजना हैज़ बीन एक्सटेंडेड बाय द कैबिनेट अंटिल विच ईयर। अटल पेंशन योजना को कितने साल तक के लिए बढ़ा दिया गया है? तो ये 2030 से 31 तक इंक्रीज कर दिया गया है, बढ़ा दिया गया है। पर्पस इसका क्या है?
इसको बढ़ाने का उद्देश्य ये है जिससे कि अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम कर रहे जो भी वर्कर हैं उनको सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड किया जाए। अगर हम स्कीम की डिटेल्स की बात करेंगे तो उसको 2015 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा कोलकाता में लॉन्च किया गया था। इसको जो है कंट्रोल किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा। एज लिमिट इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे एज लिमिट है 18 से 40 इयर्स के लोग। मंथली यहाँ पे पेंशन दिया जाएगा 1000 से लेके 5000 रुपीज़ पर मंथ आफ्टर टर्निंग 60 इयर्स, यानी कि 60 साल जब यहाँ पे हो जाएगा किसी का तब उनको ये पेंशन दिया जाएगा उनके कंट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग। तो 1 से 5000 का रेंज यहाँ पर है। तो ये देखिए यहाँ पे हमने करंट अफेयर्स भी रिवाइज कर लिए हैं और 25 MCQs भी। अगर आपने ये क्लास लास्ट तक देखी है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जो इस क्लास को लास्ट तक देखेगा, पूरी सीरीज़ को फॉलो करेगा, अच्छे से रिवाइज करेगा, उनको 100% यहाँ पे रिज़ल्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि जब आप एफर्ट करेंगे तभी रिज़ल्ट मिलेगा। अगर आपने क्लास को लास्ट तक देखा है तो वीडियो को हाइप ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड, कीप लर्निंग, कीप वर्किंग हार्ड।